लोग कहते हैं कि रिवेंज एक ऐसी डिश है जिसे ठंडा परोसने में मजा आता है, लेकिन मैं इसे बिल्कुल नहीं मानता क्योंकि इंटरनेट पर मुझे बदला लेने की कुछ ऐसी धांसू कहानियां मिली हैं जिनकी तपिश किसी न्यूक्लियर बॉम्ब से कम नहीं है। अरे नहीं, इन कहानियों सबक सिखाने के लिए दीवारों पर मजेदार नोट्स या प्यारे प्रैंक्स नहीं किए गए, बल्कि जिंदगी बर्बाद करने वाली और सोच विचार करके भयानक भसड़ मचाने वाली रिवेंज की कहानियां दोस्तों। विनाशकारी व्यवसायों से लेकर धोखेबाजों को सबसे हानिकारक तरीकों से एक्सपोज करने तक। तो भैया हाथ में पॉपकॉर्न और अपना वो हरा सूट पहनकर तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपके लिए बदले लेने की न्यूक्लियर लेवल की कहानियां लेकर आए हैं। किडनी कमबैक। जी हाँ, जिनके भाई बहन है वो ये बात जानते हैं कि एक चूहे बिल्ली जैसा रिश्ता होता है, लेकिन भैया इनमें से तो कुछ मानो सच में शैतान का दूसरा रूप होते हैं। अब इस रेडिट यूजर रायन का दुख भरा किस्सा ले लेते हैं। दोस्तों, रायन का सेबेस्टियन नाम का एक जुड़वा भाई था। जैसे जैसे वे बड़े होने लगे वैसे वैसे सेबेस्टियन ने रायन की नाक में दम करना शुरू कर दिया। पर चूंकि सेबेस्टियन ज्यादा लाडला था तो उनके माता पिता उसकी हरकतों को हमेशा नजरअंदाज करते थे, इसलिए सेबेस्टियन रायन को नीचा दिखाता था, उसे खराब चीजों के लिए ब्लैकमेल करता और यहाँ तक कि अपने दोस्तों से भी उसको पिटवाता था। अब आप उसको यूं समझिए कि वो कितना घटिया भाई रहा होगा, लेकिन चीजें आगे बद से बदतर होने वाली थी। जब रयान लगभग 18 साल का था तब उसे एहसास हुआ कि वो बाइसेक्सुअल है, लेकिन उसके माता पिता पुरानी सोच के थे, इसलिए जब वो एक लड़के डैनियल के साथ रिलेशन में आया तो उसे इसको राज ही रखना पड़ा। पर बदकिस्मती से एक दिन सेबास्टियन ने दोनों को खुलेआम एक दूसरे का हाथ पकड़े देख लिया और इस घटिया चुगलखोर ने फटक से घर जाकर अपने माता पिता को ये सब बता दिया। सच जानकर ना सिर्फ उसके माता पिता बेकाबू हो गए, बल्कि सेबास्टियन ने रयान को घर से बाहर निकलने के लिए उन्हें बखूबी मैनिपुलेट भी कर लिया और वो इसमें कामयाब रहा। उन्होंने बेचारे रायन को बेघर करके उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए। चलिए फास्ट फॉरवर्ड करके 10 साल आगे कहानी देखते हैं। रयान और डैनियल हैप्पीली मैरिड होने के साथ साथ एक शानदार जीवन जी रहे हैं। तभी अचानक से रयान को परिवार के एक ऐसे सदस्य का फोन आता है जिसके साथ अभी भी उसकी बोलचाल थी। वो अस्पताल में था और ज्यादा कुछ नहीं बोलकर बस रयान को फौरन वहां पहुंचने के लिए कहता है। वहां पहुंचने पर उसके माता पिता ने जैसे उसका जोरों शोरों से स्वागत किया, वो तभी समझ गया कि दाल में पक्का कुछ काला। तभी उसे पता चला कि उसका भाई अस्पताल में अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा है। ये पता चला कि बेलगाम अय्याशी वाले लाइफस्टाइल के बाद सेबास्टियन को एक नई किडनी की जरूरत थी, वो भी अर्जेंटली। उसके पास एक नई किडनी के लिए वेटिंग लिस्ट में नंबर आने से भी कम वक्त था, लेकिन रयान के पास एक आइडेंटिकल जुड़वा होने के नाते परफेक्ट मैच था। अरे यार, मतलब रयान को इतना दर्द देने के बाद उस बेशर्म ने ये उम्मीद भी कैसे रख ली कि उसे अपनी किडनी दे देगा। खैर, रयान अब बलि का बकरा बनते बनते थक चुका था और इसलिए उसने सबसे विनाशकारी जवाब दिया, नहीं, मैं नहीं दूंगा। इससे हैरान सेबेस्टियन ने अपने माता पिता को अंदर बुलाया। उन्होंने रयान से फिर से सोच विचार करने की भीख मांगी, पर उसने अपना दिल पत्थर का करके उन्हें वो हर लम्हा याद करवाया जब सेबेस्टियन ने उसे चोट पहुंचाने पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था और तो और उसे एक्सेप्ट करने के बजाय धक्के देकर बाहर निकाला था। उसे उसकी किसी भी चीज की रत्ती भर परवाह नहीं थी। उसके बाद वो बस वहां से घूमा और चला गया। वाह, मुझे नहीं लगता कि उसे इस जलन का इलाज करने के लिए पूरी दुनिया की भी बर्फ कम पड़ेगी। लालची पेट ले डूबा। जरा सोचिए, आपने ऑफिस का फ्रिज खोला और वहां आपने देखा कि किसी ने आपका दोपहर का खाना चुरा लिया। दिमाग खराब हो गया होगा। यहाँ तक कि धमकी से भरा आपका चिपकाया हुआ नोट भी इन खाने के चोरों को रोक नहीं पाया, लेकिन सभी खतरों को नजरअंदाज करके सैंडविच चुराने वाले एक जीव ने बहुत ही बुरा सबक सीख कर ही ये जाना कि खाने के मालिक मजाक मूड में नहीं होते। 2008 में रेडिट यूजर गुस्ताव सेन एक कॉल सेंटर में काम कर रहा था और वो सच में एक ऐसा भद्दा सा कॉल सेंटर था जहाँ नियम बहुत ही सख्त थे। कोई वेंटिलेशन नहीं था और पे इतनी खराब थी कि बहुत से लोग छोटी छोटी चीजें भी चुराने लगे थे। उन चीजों में खाना चुराना भी शामिल था। ये इतना बुरा हो गया था कि लोग सबक सिखाने के लिए नियमित रूप से अपने खाने में दस्त की दवाइयां या खराब दूध मिलाने लगे थे, लेकिन इससे भी लंच की चोर नहीं रुके। तभी एक दिन गुस्ताव सेन ने सुना कि किसी ने डू नॉट ईट रैट पॉइजन लिखकर अपने खाने का डिब्बा फ्रिज में रखा। ये सोचकर कि ये कोई मजाक है, लंच चोर चुपके से अंदर आ गया और हर आखिरी निवाले तक को निकल गया। बस फिर क्या था, दोपहर में खबर आई एक महिला बाहर इंटरनल ब्लीडिंग के चलते अचानक जमीन पर गिर पड़ी। फिर उन्हें इसका एहसास हुआ कि ये सच में कोई मजाक नहीं था। उस बदकिस्मत लंच वाली चोर को तुरंत अस्पताल ले जा गया और उसके पाचन तंत्र, गुर्दे और लीवर को लंबे समय तक के लिए नुकसान पहुंचा था, जबकि अपराधी की कभी पहचान नहीं हुई। पर मुझे यकीन है कि उस महिला ने फिर कभी दूसरे के लंच पर बुरी नजर नहीं डाली होगी। पारिवारिक रिवेंज। क्या आप कभी किसी बड़े परिवार की गैदरिंग में गए? यार, ऐसे सच में दिमाग खराब हो जाता है, खासकर तब जब सब आपका ही मजाक बनाए। जैसे कि रेडिट यूजर व्हाई डू यू रीड नेम्स, जिसे मैं इस कहानी के लिए मैक्स कहूंगा, उसके साथ होता था। मैक्स का एक चचेरा भाई था रैंडी। कोई मौका नहीं छोड़ता था और वो मैक्स को हर बार इन फैमिली गैदरिंग्स में सबके सामने शर्मिंदा करता था। अफसोस की बात है कि परिवार के बाकी लोग बस ये सब होते देखते रहते थे। उन्होंने कभी भी रैंडी को पीछे हटने या रुकने के लिए नहीं कहा, चाहे वो हद ही पार क्यों न कर रहा हो। माना कि रैंडी के पास सब कुछ था, अच्छा घर, अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे, लेकिन मानो उसे फिर भी मैक्स को बुली करने से शांति मिलती थी। एक एडल्ट इंसान के लिए बहुत ही शर्म की बात है ना। इसलिए एक दिन जब मैक्स ने सड़क पर रैंडी को एक ऐसी महिला जो कि असल में उसकी पत्नी नहीं थी उसके साथ चारों ओर बाहें डाले देखा, तो मैक्स ने मौके पर चौका मारने के लिए सब कुछ अपने कैमरा में रिकॉर्ड करने का फैसला किया। उसने अपना फोन निकाला और हंसों के इस जोड़ी की तस्वीर ले ली, गले मिलने वाली, एक दूसरे को चुम्मा चाटी करने वाली, सब की सब। फिर उसने सभी तस्वीरों को प्रिंट करवाया और आराम से अगली वाली फैमिली गैदरिंग के लिए इंतजार करने लगा। जैसे ही सब लोग खाने की मेज के चारों ओर बैठे,
थे और रैंडी मैक्स को फिर से बुली करने ही वाला था कि तभी अचानक मैक्स ने मेज पर वो सभी तस्वीरें गिरा दी। रैंडी की पत्नी और बच्चों सहित पूरे परिवार को धीरे धीरे एहसास हुआ कि वो क्या देख रहे हैं और फिर हो गया कांड शुरू। चारों तरफ चीखना, लड़ना, रोना शुरू हो गया और मैक्स को बाहर निकाल दिया गया। लेकिन असली गाज तो उस धोखेबाज रैंडी पर गिरी थी जिसकी उसे काफी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। इसके बाद के महीनों में रैंडी की पत्नी ने इस गधे को तलाक दे दिया। रैंडी ने अपने बच्चों की कस्टडी भी खो दी। वहीं दूसरी तरफ इस बदले के खेल में जीत हासिल करके मैक्स ने धूमधाम से शादी कर ली। अच्छा, अब आप बताओ, क्या रैंडी को इनवाइट किया गया होगा? बताओ बताओ। कार परिवार। इसमें कोई शक नहीं है कि सिंगल पेरेंट होना हमेशा मुश्किल भरा काम होता है, लेकिन उस पर जब आपकी तनख्वाह भी कम हो तो किराया, बिल जैसी चीजें सच में आपके गले की हड्डी बन जाती हैं। जैसा कि रेडिट यूजर गोलेरा 1 आपको बताएगा। वे एक छोटे पुराने अधूरे से अपार्टमेंट को किराए पर लेकर रह रहे थे। वो फिर भी काफी संतुष्ट थे और उन्हें कोई शिकायत नहीं थी कि तभी एक बुरा सपना बनकर उनका नया पड़ोसी वहां टपक पड़ा। उसके पास एक कार थी जिसे वे अपने बच्चे जैसे रखते थे और उसने उसमें बड़ी सारी मॉडिफिकेशंस की थी। वो भी इतने सारे कि कार के इंजन को गर्म होने के लिए बड़ा वक्त लगता था। इसलिए हर दिन 10 से 15 मिनट के लिए वो ऐसे ही इसको चलने देता था, जिससे मोटे गंदे एग्जॉस्ट धुएं के बादल हर तरफ फैल जाते थे। जी हाँ, गोलेरा को इससे कोई समस्या नहीं होती थी, लेकिन इस इंसान को उनके 4 साल के बच्चे के बेडरूम के ठीक बाहर पार्किंग की जगह दी गई थी और इस धुएं से बच्चा बीमार महसूस कर रहा था। इसलिए एक दिन गोलेरा ने आराम से पूछा कि क्या वो कार को किसी और जगह गर्म नहीं कर सकता। इस पर वो ड्राइवर एकदम से पागल हो गया। उसने गोलेरा पर चिल्लाते हुए कहा कि मुझे बच्चे की परवाह नहीं है और वो कार को वहां से बिल्कुल नहीं लाएगा। इससे हैरान गोलेरा वहां से चले गए। वे जानते थे कि किसी भी ऑफिशियल शिकायत का कोई असर नहीं होगा और उनके पास दूसरी जगह शिफ्ट करने के पैसे नहीं थे। इसलिए उन्होंने एक बजट फ्रेंडली साजिश रचनी शुरू कर दी। अगले दिन उन्होंने गेटोरेड की एक निचोड़ने वाली बोतल खरीदी और उसमें कुछ अंडे भोर दिए। फिर उन्हें कुत्ते का कुछ ताजा मल मिला, उसे भी उन्होंने इसमें डाला और फिर इस मिश्रण को परिपक्व होने के लिए कुछ दिनों के लिए धूप में छोड़ दिया। फिर फाइनली ऐसे एक दिन जब चिलचिलाती गर्मी पड़ने वाली थी, उस दिन सुबह के शुरुआती घंटों में गोलेरा ने इस शैतानी सूप को लिया और कार की ओर बढ़ गया। वो कार काफी पुरानी हो गई थी, जिसमें वो छोटी तिकोने वाली खिड़कियां थी जिन्हें ड्राइवर ने खुला छोड़ दिया था और इसलिए गोलेरा ने उस बोतल की सामग्री कार में छिड़क दी, जिससे वो लिक्विड अंदर हर जगह तक पहुंच गया। उन्होंने फिर खाली बोतल फेंक दी और वापस अंदर आ गए। चैन से सो गए। कुछ घंटों के बाद व्हाट, ये क्या मुसीबत है? मीठी सुरीली आवाज बाहर से आई। जब गोलेरा ने बाहर देखा तो चालक अपनी कार के बगल में बैठा हुआ ये पता लगाने की सख्त कोशिश कर रहा था कि उसकी कार में उल्टी लाने वाली मुश्क कहां से आ रही थी। उसने साबुन और पानी की एक बाल्टी ली और सीटों को जोर से रगड़ना शुरू कर दिया और जल्दी लोग उसके आसपास इकट्ठा होने लगे। ये महसूस करते हुए बदबू को रोकने कोई रास्ता नहीं था, उसने एक रेंच उठाया और ड्राइवर को और यात्री दोनों तरफ की सीटों को निकालकर पास पड़े कूड़ेदान में फेंक दिया। पर तब तक कम से कम 30 लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी, जो उसे घूरने के साथ साथ उस पर हंस भी रही थी और उन सबके सामने ही वो बिना सीट वाली कार में सवार हो गया और वहां से फरार हो गया। गोलेरा ने फिर कभी उस कार को नहीं देखा। यह हुआ ना बिना लड़ाई झगड़े के धांसू बदला लेना। वाह मियां, फैन बना दिया। लालच बुरी बला है। अगर आपको किसी बिजनेस के छक्के छुड़ाने हैं तो बस भैया उसके पीछे टैक्स वालों को लगा दें और बस हो गया। साल 2000 की शुरुआत में हाल ही में कॉलेज पास करके निकली रेडिट यूजर फैंसी कैट 11 ने एक छोटी ड्राफ्टिंग और डिजाइन फर्म में अपनी नई जॉब शुरू कर दी। हाँ, माना वो उसकी तनख्वाह अच्छी खासी थी, पर उसने जल्दी महसूस किया कि उससे वहाँ रिसेप्शनिस्ट, ऑफिसर, मैनेजर, फाइल क्लर्क और यहाँ तक कि साफ सफाई वाली बाइक का काम करवाया जा रहा है। लेकिन इतने ज्यादा बोझ के बावजूद भी उसने बिना कोई शिकायत किए काम करना जारी रखा। हालांकि जैसे ही उस साल के उसके टैक्स देने की बारी आई तो उसके बॉस ने उसे अपने लिए टैक्स भरने की समय सीमा बढ़ाने की रिक्वेस्ट करने के लिए कहा। उसके पास रीजनेबल बहाना था तो इसलिए वो चुपचाप मान गई। लेकिन जब उसने कुछ हफ्ते के बाद बॉस से अपडेट के लिए कहा तो उसने उसे एक बार फिर से समय सीमा बढ़ाने की रिक्वेस्ट डालने को कहा। कुछ तो लोचा था। तो फिर फैंसी ने खुद ही टैक्स रिकॉर्ड को खंगालने का फैसला कर लिया। जहां उसे पेपर वर्क भी मिल गया, वो एकदम पूरा था, बस वो उस पर साइन नहीं करना चाहता था ताकि वो उसके टैक्स के सारे पैसे अपने खाते में रख पाए। ये दिखाते हुए कि फैंसी अपना टैक्स पे काम करने में असफल रही थी। खैर, फैंसी को अपने नाम पर यह धांधली बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और इसलिए सोमवार की सुबह उसने अपना इस्तीफा बॉस के डेस्क पर रखा और फिर सीधे जाकर इंटरनल रेवेन्यू सर्विस, जिसे IRS भी कहा जाता है, उसके ऑफिस पहुंच गई। उसने उन्हें अपने बॉस के खिलाफ सभी सबूत दिए, जिससे यह पता चलता है कि फैंसी की तनख्वाह से टैक्स कटौती लेने के बावजूद उसने कभी भी उस बिजनेस नाम के तहत IRS को कोई टैक्स नहीं चुकाया था। और भैया IRS इसे बिल्कुल भी खुश नहीं मानते थे। लेकिन फैंसी बस वहीं पर नहीं रुकी। उसके बाद उसने फटक से अपने बॉस के सभी लंबे समय से बिजनेस पार्टनर को फोन करके उन्हें सूचित किया कि IRS अपनी कंपनी के सभी काले चिट्टे खोलने वाली थी, इसलिए उन्हें उस इंसान से दूरी बना लेनी चाहिए। क्योंकि भैया वो लोग थोड़े ना चाहेंगे कि टैक्स अधिकारी के हाथ उनके गिरेबान तक पहुंच जाए, है ना। IRS द्वारा मामले को पूरी तरह से जांच करने के बाद बॉस को बहुत निराश हुई। उसका व्यवसाय विफल होने लगा, बेड़ा गर्क हो गया। फिर उसके बाद फैंसी जब भी उस ऑफिस के पास से गुजरती, वो देखती कि पूरा कार्यालय गंदा और खाली पड़ा था। और फिर 1 साल बाद उस कंपनी पर ताले लग गए। वो लालची डूब गया। तो भैया इस कहानी का मोरल क्या हुआ? अपने कर्मचारियों को नाक में बिल्कुल दम न करें और हाँ, अपने टैक्स का भुगतान हमेशा करें।
घुसपैठी नहीं चलेगी। दोस्तों, जब कोई आपकी जगह पार्क कर देता है तो गुस्सा आता है ना, उस पर मौसम खराब हो और दिमाग खराब हो जाता है, जैसा कि रेडिट यूजर मेल्टडाउन के साथ होता हुआ नजर आया। हुआ यूं कि एक बर्फीली रात में उसकी प्रेमिका उसके घर आने वाली थी, इसलिए वो पार्किंग में आया और 1 घंटे की मेहनत के बाद उसने खास उसके लिए पार्किंग की जगह बनाई। फिर उसने एक छोटा सा साइन भी वहां पर रखा कि कृपया कोई दूसरा वहां पर वाहन पार्क ना करे, क्योंकि उसने अपने हाथ से सारी बर्फ हटाई थी। लेकिन कुछ ही लोग होते हैं बेवकूफ, और कुछ मिनटों में किसी स्वार्थी ड्राइवर ने उस साइन बोर्ड को फेंक दिया और वो पार्किंग की जगह हथिया ली। इसे देखकर ठंड से कांपते और गुस्सा मेल्टडाउन का सच में मेल्टडाउन हो गया। उसकी प्रेमिका अपनी गाड़ी किसी दूसरी जगह पार्क करके उसके अपार्टमेंट में सो गई, और जैसे ही वो सोई उसने एक फ्लेमेबल लिक्विड की बोतल उठाई, उस कार के पास गया, उसके चारों टायरों में आग लगा दी और फिर वहां से नजरें बचाकर जल्दी से ऊपर खिसक लिया। फिर क्या था, कुछ ही मिनटों में उस टायर के जलने की और फटने की आवाजें सुनाई दी। अगली सुबह मेल्टडाउन कचरा फेंकने के बहाने बाहर आया ताकि गाड़ी का अंजाम देख सके, जो निहायती बदी दिख रही थी। गाड़ी का ऊपर का हिस्सा तो एकदम टिप टॉप था, पर भैया उस ड्राइवर को अब नए 4 टायर खरीदने के साथ साथ उस पर बहुत सी लीपापोती करने की जरूरत थी। ये बात बहुत खूब, ये हुआ ना असली वाला पूरा मेल्टडाउन। बग ऑफ। बच्चे जीना हराम कर सकते हैं, वो चिल्लाते हैं, रोते हैं, हाँ वो आप पर पत्थर भी फेंकते हैं, या कम से कम उन्होंने रेडिट यूजर फ्रम्पी फंगस के साथ तो यही किया था। लगभग 11 साल की उम्र में वो एक शनिवार की दोपहर अपने छोटे भाई की देखभाल कर रही थी कि तभी 2 बच्चों ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी और पूछा कि क्या वो खेलने के लिए बाहर आएंगे। उसने कहा कि नहीं। वे लगातार घंटी बजाते रहे और जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो उन्होंने उसके घर पर पत्थर की बरसात शुरू कर दी। टिपिकल बचकानी हरकतें। ये पत्थरों की बरसात 2 हफ्तों तक होती रही और जब उन्होंने उसके घर की एक खिड़की तोड़ दी तो फिर फ्रम्पी की पेशेंस खत्म हो गई। इन बिगड़ैल बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता था कि फ्रम्पी चींटियों का शौकीन फार्मर था और उसके फायर एंड्स का एक छोटा घोंसला था। जी हाँ, जैसा कि नाम से पता चलता है, इन चीजों के काटने से जलन से तीखा मसालेदार दर्द होता है। तो फ्रम्पी ने उस छोटे कांच को उठाया, उन पत्थरों के ढेर पर ले गया जिसका इस्तेमाल वो बच्चे पत्थर फेंकने के लिए करते थे, और चींटियों को वहीं पर फेंक आया। फिर वो दोपहर को इंतजार करने लगा। वो अपने घर के किनारे पर उन पत्थरों के बजने की आवाज सुन सकता था, लेकिन तभी अचानक पत्थरबाजी बंद हो गई और उसकी जगह उन डम बच्चों के रोने ने ले ली। चींटियां मानो पूरी तरह से टूट चुकी थी, उसके ऊपर टूट पड़ी। वे दर्द के मारे चिल्लाते हुए घर से वापस भागे, लेकिन उनकी हरकत नहीं रुकी। उन बच्चों ने अब पत्थर फेंकने के बजाय फ्रम्पी के बरामदे से खिलौने चुराने शुरू कर दिए, पर उनकी बदकिस्मती से फ्रम्पी के पास और भी कीड़े मौजूद थे और इन्हीं की मदद से उसने एक तगड़ा जाल बिछाने का सोचा। उसने लेगोस गुड़िया और बाकी खिलौनों से एक पुराना बैग भरा और उसे अपने यार्ड में छोड़ दिया। जो होना था वही हुआ। कुछ घंटों के बाद वो बैग गायब था, लेकिन चोरों को जो नहीं पता था वो ये था कि फ्रम्पी ने उस बैग के अंदर अपने पूरे टर्माइट फार्म को भर दिया था। तो बस कुछ हफ्ते के बाद उन बच्चों के घर पर आफत आ गई। यूं कहें कि वो क्वारंटीन में चले गए। मुझे नहीं पता कि आपने कभी एक्सटर्मिनेटर को बुलाया या नहीं, पर भैया पूरे घर को इस तरह फ्यूमिगेट करने में $1000 का चूना लग सकता है। उन बच्चों की तो घर वालों ने गुस्से से वॉट लगा दी होगी। तो दोस्तों, कभी रिवेंज की खुशबू मीठी होती है, पर कभी कभी ये केमिकल लोचों से भरी होती है। समझ गए ना? अंडे फेंकने पर मिले डंडे। माना बच्चे बहुत बहादुर हो सकते हैं, पर कभी कभी एडल्ट्स का उससे भी बुरा हाल होता है। यकीन होता तो भैया जरा रेडिट यूजर अलास्का गाय IND की कहानी पर गौर फरमाएं। उसके पड़ोस के टीन्स ने अपने छोटे दिमाग के साथ सोचा कि कपकपाती सर्दियों के बीच सभी घरों की दीवारों पर अंडों से नक्काशी करना फाड़ू आइडिया होगा। -26 डिग्री सेल्सियस के मौसम में वो अंडा ठोस होकर जम जाएगा और फिर स्प्रिंग के आने तक उतना ही लगभग उसको उतारना मुश्किल होगा। अपने घर की दीवारों से अंडे को खरोचने से थक हार कर अलास्का गाय एक प्लान लेकर के आया और उसका भाई घर की छत पर चढ़कर तब तक इंतजार करते रहे जब तक कि वो टीन्स फिर से वहां पर नहीं पहुंच जाते। बस ट्विस्ट ये था कि उनके हाथ में इस बार पेंटबॉल की गन होगी ताकि वो उन बिगड़ैल बच्चों को अच्छे से सबक सिखा सकें, जैसा कि उन्होंने उम्मीद की थी। टीन्स वहां पर आ पहुंचे और बस अंडे फेंकना शुरू करने ही वाले थे कि अलास्का गाय और उसके भाई ने धड़ाधड़ उन पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। टीन्स के होश उड़ गए। वो अचानक जोरों से चिल्लाने लगे और फौरन अपने ट्रक की तरफ दौड़ पड़े। फिर जैसे ही वो उसमें बैठकर जाने लगे तभी अचानक से उनके ट्रक का पिछला शीशा टूट गया। अलास्का गाय को तब तक ये अंदाजा नहीं था जब तक उसने वापस अंदर जाकर ये महसूस नहीं किया कि वो पेंटबॉल उनके हॉपर में जम गए थे। मतलब कि वो पत्थर जैसी सख्त बॉल से उन टीन्स पर फायरिंग कर रहे थे। खुशकिस्मती से पुलिस ने कभी उसके दरवाजे पर दस्तक नहीं दी और बाल बाल जान बचने के बाद वो अंडे फेंकने के शौकीन टीन्स फिर उस तरफ कभी नहीं आए। बेचारे। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। फूड सर्वर के रूप में काम करना दुनिया की सबसे थैंकलेस नौकरियों में से एक है। तनख्वाह कम होती है, घंटों काम करना पड़ता है और ऊपर से कुछ ग्राहक बदतमीज होते हैं। कोई हैरानी नहीं होती कि इनमें से ज्यादातर मानो जैसे क्लोजिंग टाइम का ही वेट कर रहे होते हैं। दोस्तों, 2010 में एक रेडिट यूजर स्पंगी PH उस पिजेरिया को बंद करने वाले थे जहां वो अपनी टीम के साथ काम करते थे कि तभी अचानक उसके दुकान के सामने से चिल्लाने और गालियों की आवाज सुनाई देने लगी। पुरुषों के एक समूह ने सर्व करने की मांग करते हुए अंदर एंटर किया और जब वहां सर्व करने वाली लड़की ने उन्हें बताया कि दुकान बंद है तो वे उस पर खूब चिल्लाए। स्पंगी बाहर आ गया और उन्हें यह
बताने के बावजूद कि हाँ दुकान बंद हो गई, उन्होंने कहा कि ग्राहक ऊपर वाले का रूप होते हैं और जब तक उन्हें सर्व नहीं किया जाता वो तब तक वहां से नहीं हिलेंगे। बवाल बस होने वाला था। लड़की को एक तरफ ले जाने और उसे दिलासा देने से पहले थके और नाराज हुए स्पेंगी ने कर्मचारियों से ओवन को फिर से चालू करने के लिए कहा। फिर उन्होंने खाना बनाना शुरू कर दिया, लेकिन भैया कुछ एक्स्ट्रा खास सामग्री के साथ उन कर्मचारियों में से एक ने बदले के लिए पास से ग्रीस उठाई और आटे पर उस हथेली भर गंदे काली ग्रीस को मिक्स कर दिया। वहीं बाकी ने उसमें थूकना और यहाँ तक कि कुछ घुंघराले बाल भी छिड़कना शुरू कर दिए। घुंघराले समझ रहे हो ना। इसके बाद उन्होंने टमाटर की चटनी से टॉपिंग की एक परत के साथ इसे उन असभ्य और बदतमीज लोगों को ऐसे परोसा जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। फिर भी वो टीम चुपके से देखने लगी। वो बदतमीज लोग ऐसे हंस रहे थे जैसे मानो कि वो कोई कर्मचारियों से जीत गए। उन्होंने पिज्जा का आखिरी निवाला तक खा लिया। जी यार, ये याद रखें, अगर आपको खाना गंदगी से मुक्त पसंद है तो इसे परोसने वालों के साथ बदतमीजी बिल्कुल ना करें भाई। असली टैंक गर्ल। इतिहास में बहुत सी बैड एस वुमेन रही हैं, लेकिन मेरे लिए उन सभी में सबसे बैड एस महिला है मारिया ओनब्रस्काया। 1948 में द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में फांसीवादी जर्मनी ने सोवियत संघ को धोखा दिया। नॉन एग्रेशन की संधि को तोड़ते हुए जर्मनी ने सोवियत शहर कीव पर हमला किया, जिसमें हजारों सोवियत सैनिक मारे गए, जिसमें से एक मारिया की पत्नी इलिया ओरवेस्की भी थी। ये घटना किसी भी आम इंसान को तोड़ कर रख देगी, लेकिन मारिया को नहीं, ना जी ना, बिल्कुल नहीं। वो हिसाब किताब बराबर करने वाली थी। दुखी और झन्नाई हुई मारिया ने अपना सब कुछ बेच दिया और उस पैसे का इस्तेमाल T-32 टैंक खरीदने के लिए किया, लेकिन टैंक को सेना को दान करने के बजाय उसने सीधे टॉप इंचार्ज जोसेफ स्टालिन को एक पत्र भेजा, ये बताते हुए कि वो अपना बदला लेने के लिए टैंक को चलाना चाहती थी। स्टालिन उसके उत्साह से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसे आगे बढ़ने को कहा और यहाँ तक कि टैंक को फाइटिंग गर्लफ्रेंड कहने का अनुरोध भी किया। टैंक ड्राइवर मैकेनिक के रूप में 5 महीने की ट्रेनिंग के बाद मारिया एकदम तैयार हो गई, लेकिन उसके साथियों ने उसका मजाक उड़ाया और उसे एक कमजोर गड़ी के रूप में देखा। हालांकि इसने मारिया के बदला लेने की आग को और ज्यादा बढ़ा दिया, इतना ज्यादा कि 1943 में अपने पहले टैंक युद्ध में फाइटिंग गर्लफ्रेंड दुश्मन की रेखा को पार करने वाला पहला टैंक बना। उसने जर्मन बंदूक के तोपखाने को बर्बाद कर दिया और 50 से ज्यादा दुश्मन सैनिकों को मारकर ढेर कर दिया। और ये बस अभी बदले की शुरुआत थी। उसका तबाही का सिलसिला 1 साल से बस थोड़ा ज्यादा तक चलता रहा, जब तक कि अपने पति की तरह वो भी युद्ध में मारी ना गई। लेकिन उस समय तक उसने अपना बदला ले लिया था और फांसीवादियों को सोवियत महिला के साथ खिलवाड़ करने पर अच्छा खासा सबक भी मिल गया था। जलती हुई झाड़ी। कभी कभी परिवार के किसी सदस्य के लिए काम करने का मतलब होता है कि वे फेमस फैमिली डिस्काउंट की मांग करें, लेकिन छूट और भुगतान करने से इनकार करने के बीच एक बड़ा अंतर है, जैसा कि रेडिट यूजर ओसेने क्रोमासर ने जाना। उन्होंने अपनी आंटी के लिए 4 हफ्ते तक कमर तोड़ने वाला यार्ड का काम किया, जिन्होंने उसे हर हफ्ते $200 का भुगतान करने का वादा किया था। हालांकि जब वो पैसे लेने गया तो उसकी आंटी ने कहा कि वो फुल फैमिली डिस्काउंट का इस्तेमाल कर रही थी और उसने सीधे तौर पर उसे भुगतान करने से मना कर दिया। तो भैया बताओ वो क्या करेगा? उसने जो काम किया है उसे वापस लेगा क्या? आंटी ने सच में सोचा था कि वो जीत गई है, लेकिन उसका भ्रम टूटने वाला था, क्योंकि उस रात जब वो जागी तो उसने देखा कि उसके पूरे बगीचे में आग लग गई थी। माना कि वो जानती थी कि ये ओसेने क्रोमासर का ही काम था, पर भैया वो इसे साबित नहीं कर सकी। ये आदमी तो लेजेंड निकला, जिसने बदला लेने के लिए झूलती हुई धरती की रणनीति का इस्तेमाल किया। चाल या धोखा। ऐसा धोखा खाना जैसा कुछ भी नहीं है जो आपका दिल को तोड़ दे। मेरा विश्वास करो, मुझे पता है, लेकिन खुशकिस्मती से धोखेबाजों को एक्सपोज करने की कहानियां उस गम से निकलने में आइसक्रीम और चिक फ्लिक से ज्यादा मदद करती हैं। और एक ऐसी ही परफेक्ट और ऑसम कहानी एक थ्रो अवे रेडिट अकाउंट, जिसे मैं फिलहाल अपनी एलोन कहकर के बुलाऊंगा, उसके द्वारा साझी की गई। एलोन एक दिन सोशल मीडिया पर थे जब उन्हें एहसास हुआ कि वो अपने सबसे अच्छे दोस्त की पत्नी के सीक्रेट अकाउंट पर पहुंच गए। वो उनके एक दूसरे के दोस्त के साथ फ्लर्ट कर रही थी और ये साफ बात थी कि ये बात बिस्तर तक पहुंच गई। मतलब समझ रहे हो ना। एलोन ने तुरंत अपने सबसे अच्छे दोस्त से कहा, जैसे मैं जेफ कहना चाहूंगा, और स्वाभाविक रूप से ये सुनकर वो आदमी अंदर तक टूट गया। कुछ हफ्तों तक जानकारी पर ध्यान देने के बाद उसने एलोन से कहा कि वो जानता है उसके बारे में कि वो किसी से एक शब्द भी ना कहे। एलोन ने वादा किया वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। उसके बाद से हर बार जब उसने जेफ और उसकी पत्नी को देखा तो कपल पूरी तरह से खुश लग रहे थे, मानो जैसे कुछ गलत नहीं हुआ था। लेकिन 9 महीने के बाद सब कुछ बदल गया। आउट ऑफ द ब्लू जेफ ने खुलासा किया कि उसे जुए की लत है और उसने अपना सब कुछ खो दिया है। उसने अपनी कारों को बेच दिया था और उससे मिले पैसों को दांव पर लगाया और वो सारा पैसा जुए में हार गया था। उनकी सारी बचत, रिटायरमेंट की सारी कमाई, एक एक पैसा खत्म हो गया था। उसने तुरंत तलाक के लिए अर्जी दी, कोई एलिमनी नहीं थी और पूरी बात को अंजाम दे दिया बिना उसकी धोखाधड़ी को मेंशन किए। और क्योंकि सारा पैसा खत्म हो गया था तो उसे सिर्फ कुछ बर्तनों और पेन के साथ फर्नीचर के कुछ टुकड़ों का दावा करने से गुजारा करना पड़ा। हालांकि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जेफ की जुए की लत पूरी तरह से एकदम मनगढ़ंत कहानी थी। जी हाँ, उसने अपना सारा पैसा गुप्त खजानों में जमा कर दिया था। ये फिर से झूठ गड़ा और क्योंकि औरत ने मान लिया था कि सारा पैसा चला गया, उसने उसे एक पैसा दिए बिना ही अपना पल्ला छुड़ा लिया। वाह यार, कुछ लोग इसे स्नीकी कह सकते हैं, लेकिन मैं इसे चीटिंग पर लगा टैक्स ही कहूंगा भाई।
खुजली होना, क्योंकि मैं स्पष्ट रूप से अभी धोखा देने वालों से नफरत करता हूँ। ये 15 साल पहले के एक रेडिट यूजर द्वारा बनाए गए गॉड टीयर चीटर रिवेंज की कहानी का आनंद लेने का समय है, जिसे मैं डॉस कहना चाहूंगा। डॉस ने अपनी बचपन की प्रेमिका से शादी की और जब वो इंजीनियरिंग में मास्टर की पढ़ाई करने लगा तो वो एंथ्रोपोलॉजी की डॉक्टरेट में पढ़ाई पूरी कर रहा था। गर्मियों में उसे जमैका की 6 सप्ताह की यात्रा पर सहायता के लिए कुछ अतिरिक्त पैसे कमाने का मौका मिला, जबकि डॉस जानता था कि वो उसको मिस करेगा। फिर उसने उसे पूरी तरह से सपोर्ट किया और एक्स्ट्रा काम की तलाश में दूर चला गया ताकि वो लड़की के बराबर जितनी कमाई कर सके। लेकिन यात्रा के बाद कुछ छात्रों में से एक ने डॉस को बताया कि उसकी पत्नी और उनके प्रोफेसर पूरे द्वीप पर मजे कर रहे थे। डॉस को पहले तो इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। वो प्रोफेसर हैक से मिला भी था, उसने उसे बारबेक्यू और बियर के लिए अपने घर में इन्वाइट भी किया था। लेकिन एक शाम वो टूट गया। उसकी पत्नी के ईमेल चेक करने लगा। ना सिर्फ वे उसके बिस्तर में एक साथ सो रहे थे, बल्कि वो लगातार इस सबसे अनजान डॉस का लगातार ईमेल पर मजाक भी उड़ा रहे थे। डॉस अब टूट गया था। कई हफ्तों तक उसने कुछ भी नहीं कहा और जल्दी वो समझ गया कि देर तक पढ़ना साफ साफ प्रोफेसर के साथ सोने के लिए बस एक कांड था। वो खुद को कोसने लगा, लेकिन फिर डॉस ने कुछ कदम उठाने का फैसला किया। जनाब, एक काम जो वो और उसकी पत्नी करते थे, वो अपना खुद का निजी लिब्रिकेंट बनाना, जिसे वो कुछ गाड़े के साथ बनाते थे। मेरा इशारा समझ रहे हो? ये जानकर कि उसकी पत्नी और प्रोफेसर यही इस्तेमाल करते होंगे, तो उसने नए बैच में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने का फैसला किया। जी हाँ, पॉइजन आइवी। कुछ दिनों के बाद वो लेट नाइट स्टडी ग्रुप के लिए निकल गई। जब वो वापस आई और नहाने लगी तो डॉस ने उसके फोन में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन बदल दी, प्रोफेसर के नाम को अपने नाम से बदल दिया। अगली सुबह उसने सोचा कि प्रोफेसर को टेक्स्ट भेज रही है, लेकिन ये डॉस था जिसे वो टेक्स्ट मिला। मुझे बहुत जलन हो रही है, क्या आप ठीक है? डॉस जो नीचे नाश्ता बना रहा था, उसने प्रोफेसर के रूप में उत्तर दिया, मुझे क्षमा करें लेकिन मुझे हाफिज हो गया, मुझे लगता है कि अब आपको भी हो गया है। फिर उसने जारी रखा कि वो अपने एक नई छोटी असिस्टेंट में दिलचस्पी रखता है, इसलिए उन्हें अब ये रिश्ता तोड़ने की जरूरत है। वो अचानक से तेजी से नीचे आई और गुस्से में नाश्ता करने लगी। फिर बहाना बनाकर दरवाजे से बाहर चली गई। डॉस ने मौका देखकर उसका लैपटॉप खोला, उसकी पूरी थीसिस को डिलीट कर दिया और फिर चालाकी से उसका पीछा करने लगा। जो सोचा था वही हुआ। वो फटक से प्रोफेसर के ऑफिस गई, जहां वो अंदर घुस गई और उसी वक्त उससे बात करने की मांग की। जब डॉस ने उसके ऑफिस में एंटर किया तो वो रो रही थी और प्रोफेसर पर बाकी सभी कर्मचारियों के सामने हार्पिस देने के लिए उस पर चिल्ला रही थी। मैं शर्त लगा सकता हूँ प्रोफेसर जितना शर्मिंदा था उतना ही कंफ्यूज भी था, लेकिन ये उसके पतन की बस एक शुरुआत भर थी। जाहिर है डॉस ने तलाक के लिए अर्जी दी और ज्यादातर संपत्ति प्राप्त की। शुक्र हो उसकी पत्नी का, जिसने सबके सामने अपनी धोखेबाजी को अनजाने में स्वीकार कर लिया था। उस प्रोफेसर को कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ने के लिए यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया गया और उसे हाई स्कूल में पढ़ाने के अलावा कोई नौकरी नहीं मिली। और उसकी एक्स वाइफ की डॉक्टरेट कभी पूरी नहीं हो पाई, लेकिन उसे रिवेंज के स्कूल में बहुत ज्यादा शानदार सबक मिल गया था। भाई, आपको क्या लगता है इनमें से कौन सी बदली कहानी ने सारी सीमाएं पार कर दी और आप व्यक्तिगत रूप से देखने के लिए इनमें से किस पर ज्यादा पैसा देना चाहेंगे? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।